यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम लोग स्टडी कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को, विच इज चैप्टर नंबर 3 इन द केमिस्ट्री। और इसके बाद अब हम लोग इसको दोबारा से रिवाइज तो हमने कर लिया था इसके बारे में कि क्या क्या हमने इसमें स्टडी किया है। लाइक व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है, और इसके बारे में सबसे पहले किसने थियोरी दी थी, विच वाज जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने इनके बारे में लिखा था और जिसको हमने बोला था एटॉमिक थ्योरी ऑफ डॉल्टन, या डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी ऐसा भी बोल सकते थे। इसके साथ साथ हमने कुछ लॉज भी पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से हमने ये स्टडी किया कि जॉन डॉल्टन ने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स बनाए थे। उन सिंबल्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, उनको हम लोग कहीं भी यूज नहीं करते हैं, तो उसको हमने स्किप करके फिर आगे का टॉपिक किया था, विच इज मॉडर्न सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। मॉडर्न सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स वाज गिवन बाय बर्जीलियस। ये सजेशन बर्जीलियस का था कि हमें सिंबल किस तरह से बनाने चाहिए। किसी भी एलिमेंट का लैटिन नेम, इंग्लिश नेम यूज करके उसके फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर इनका यूज करके हमें उनके क्या बनाने चाहिए, सिंबल बनाने चाहिए। और वो सिंबल्स हम आज भी अभी भी यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल हम लोग एच लिखते हैं, तो उसकी स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर है एच, कैपिटल एच, उसको हम लोग हाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं। हीलियम, हीलियम के लिए फर्स्ट लेटर एच और सेकंड स्मॉल लेटर एच ई, तो इनसे मिलकर के हीलियम का सिंबल बना लेंगे हम लोग। ओके, इसके बाद हम लोग अब स्टडी करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स, इसको स्टडी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने एटॉमिक मास यूनिट को भी स्टडी किया था। एटॉमिक मास यूनिट कि हम लोग एटम्स का मास कैसे मेजर करते हैं और इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया गया, तो हमने वो फॉर्मूला के थ्रू ये स्टडी किया था कि C12 एटम, कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का मतलब है ऐसा कार्बन जिसमें 6 प्रोटॉन हो, 6 न्यूट्रॉन्स हो उसके न्यूक्लियस में, और ऑर्बिट्स के अंदर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम उस कार्बन की बात कर रहे हैं। तो उस कार्बन का जितना भी मास होगा उसका 1/12 कर दीजिए, और उससे जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट को हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट मास। उसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे, 1 यूनिट मास। इसके बेसिस पर मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स के मासेस बताए थे। जैसे हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट लिखते हैं, हीलियम का मास हम लिखते हैं 4 यूनिट। इसके अलावा नाइट्रोजन का मास लिखते हैं 14 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट, और सोडियम का मास हमने लिखा था 23 यूनिट। इसके लिए मैंने आपको एक टेबल भी सेंड की थी, पीडीएफ फाइल में एक टेबल बनी हुई है जिसमें सब एलिमेंट्स के, मतलब कुछ एलिमेंट्स के जो है, सब एलिमेंट्स के नहीं, कुछ एलिमेंट्स के जो हमारे काम आएंगे इस चैप्टर में, उनके मासेस लिख करके मैंने आपको दिए हैं। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, कि एटम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। देखिए कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हमें फ्री स्टेट में भी मिलते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हमें कौन सी स्टेट में मिलते हैं, वो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। मतलब कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। आप उनको नोबल एलिमेंट्स बोल सकते हैं। नोबल एलिमेंट्स मतलब कि जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ गैसेज हैं, हीलियम, हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब नोबल गैसेज हैं। तो ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। उसका रीजन जो है वो अभी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी आपने इनकी स्ट्रक्चर्स को स्टडी नहीं किया है। इनकी स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसमें आपको ये समझ आएगा कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि इनके ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि इनके जो आउटर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं। उसमें वो ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो उस केसेस में ये नोबल एलिमेंट्स माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स और भी हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये एलिमेंट्स भी फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो गोल्ड भी जो है वो ऑक्सीजन के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि उसका जो लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होता है, तो वो फ्री नहीं होता। अगर वो फ्री नहीं होता तो आयन नहीं बनता, आयन नहीं बनता तो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता नहीं है, रिएक्शन नहीं करता है। तो कुछ एटम्स ऐसे होंगे जो हमें कौन सी स्टेट में मिलेंगे, जो हमें फ्री स्टेट में मिलेंगे, मतलब कि प्योर फॉर्म में मिलेंगे। हमें उनके ऊपर कोई मेटलर्जिक प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
उनका प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमें सोडियम मेटल चाहिए, अब सोडियम मेटल जो है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि सोडियम जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है, इट इज ए रिएक्टिव मेटल, वो रिएक्टिव मेटल है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो इस तरह से वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है, फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, वो आपको कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा, मतलब दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा। इसकी बजाय हम लोग ये बोल सकते हैं फ्री स्टेट, और इट विल बी some elements are found in the combined state, most of the elements आपको combined state में मिलेंगे, और कुछ elements ऐसे हैं जो आपको free state में नेचर में मिलते हैं। ओके अब ये combined state क्या होती है, इसको स्टडी करते हैं हम लोग। इसी के बेसिस पर हम लोग आयंस को पढ़ेंगे, फिर आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, फिर उनके फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं उनको स्टडी करेंगे। ओके अब जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे तो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलेंगे। व्हाट इज ए मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे आते हैं। मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जो मॉलिक्यूल है वो कुछ एटम्स का ग्रुप होता है और जो केमिकली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि हमने ये स्टडी किया था वाटर, वाटर इज ए मॉलिक्यूल जिसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होती है। अब ये तीनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, तो इससे क्या बना, ये मॉलिक्यूल बना। अभी मैंने डेफिनेशन बोली थी, मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज होंगे, किसी भी कारण से जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो उन अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण भी ये जुड़ सकते हैं। उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग हाइड्रोजन को लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस H सिंगल बॉन्ड H, इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस है इसका, एक प्रोटॉन, और इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो रिवोल्यूशन करता रहता है विद ए वेरी हाई स्पीड। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह से ये 2 हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। इसी तरह से इस हाइड्रोजन के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली पड़ी है। तो इसकी फर्स्ट ऑर्बिट जो है कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट बोला जाता है। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में भी इसी को लिखेंगे हम लोग, ऑक्टेट। इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये तो अनस्टेबल एलिमेंट हुआ। ये कैसा एलिमेंट हो जाएगा, ये अनस्टेबल एलिमेंट हो जाएगा, और ये नेचर में इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। अकेला हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा कभी भी। तो क्या होगा, अब इनके आसपास कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मिला, उसके अलावा इनको इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिल रहे, इनके आसपास नेचर में क्या नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहां पर तो क्या था, यहां पर तो ये क्या थे, यहां पर तो ये आयंस थे, जिसको हम लोग अभी इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो वो पॉजिटिव आयन था, वो नेगेटिव आयन था, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स था, वो उसकी वजह से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो इनके जुड़ने का रीजन होगा वो होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनेगा, वो केमिकल बॉन्ड किस वजह से बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा। अब ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा होगा, घूमते घूमते एक चक्कर इसमें काट देगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा होगा, घूमते घूमते एक चक्कर इसमें काट देगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो हम लिखते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अच्छा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्चुअल में ऐसा होता है, ये प्रोटॉन होंगे, ये इनके न्यूक्लियस होंगे, और यहां पर इनकी ऑर्बिट क्रिएट हो जाती है। ये ऑर्बिट इनकी यहां पर हो जाती है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, ऐसा घूमते रहते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, इसको हम लोग H2 बोलते हैं। तो ये दोनों प्रोटॉन किसकी वजह से एक दूसरे के पास में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से।
एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमते रहेंगे। इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? H2 बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। इसी तरह से O2, O2 ऑक्सीजन, दिस इज H2, जिसमें दो ऑक्सीजन होंगी और दो ऑक्सीजन के बीच में एक केमिकल बॉन्ड होगा, और वो कौन सा केमिकल बॉन्ड होगा? तो आंसर है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। इनके स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे, ब्रीफली स्टडी करेंगे। अभी एक बार समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। तो ये दो ऑक्सीजन है और ये दोनों ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, इसकी वजह से ये O2 मॉलिक्यूल बना। इसी तरह से नाइट्रोजन N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें क्या होगा? इसमें ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, सो इट इज कॉल्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। ये ट्रिपल बॉन्ड, ये किस तरह के बॉन्ड है? तो आंसर है ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं दो एटम्स के बीच में, तब जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड थ्री टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। डबल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और ट्रिपल बॉन्ड क्यों होगा? क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। अब आप O2 की स्ट्रक्चर भी देख ही लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स तो हमें स्टडी करना ही है। लेकिन ये वाला पार्ट अभी 9th क्लास में नहीं है। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड वाला जो पार्ट है, ये आपकी 9th क्लास में नहीं है, ये 10th में मिलेगा। 10th में 4 चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसमें हम लोग इसको स्टडी करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स को और कोवैलेंट बॉन्ड को। आपके जो 9th क्लास में वो क्या है? आयंस, और क्या है? आयोनिक बॉन्ड, और क्या स्टडी करना है 9th क्लास में? आयोनिक कंपाउंड्स, ये स्टडी करना है हमें इसमें। एनीवेज, फिर भी देख लीजिए O2 की स्ट्रक्चर क्या होगी। तो मैं ऑक्सीजन एटम की स्ट्रक्चर बनाता हूं। ऑक्सीजन एटम किस तरह से होता है? ये न्यूक्लियस होता है जिसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन्स, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्सीजन एटम। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से ये दूसरा ऑक्सीजन है जिसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें भी 2 का स्पेस खाली है। कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होता है, 2,8 हो सकता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर किसी एलिमेंट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो या तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने पड़ेंगे, या तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने पड़ेंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा तो ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। ओके, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिले। और ये भी ऐसा ही एक एटम है ऑक्सीजन का जिसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते तो ये आयन बन जाता, फिर किसी दूसरे एलिमेंट की तरफ अट्रैक्शन फोर्स के कारण जुड़ जाता और मॉलिक्यूल बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस ऑक्सीजन एटम के पास में दूसरा ऑक्सीजन एटम था, तो इनके बीच में क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी जाएंगे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो मैं इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं, उस स्ट्रक्चर से हम इसको लिख सकते हैं। ये ऑक्सीजन एटम है जिसकी आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाता है इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है। इस ऑक्सीजन एटम में भी आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा? इसकी स्ट्रक्चर को ऐसा बनाना पड़ेगा। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इसके थे और 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिले, तो टोटल इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए स्टेबल। इसी तरह से यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इस ऑक्सीजन के लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के थे और 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहां से शेयर किए गए। तो इस तरह से यहां पर आपको कितने पेयर्स दिखाई दे रहे हैं? 2 पेयर दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के।
दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस इज द सेकंड पेयर, और इसी को क्या बोला जाता है, डबल बॉन्ड बोला जाता है। और इस मॉलिक्यूल को फिर हम क्या लिखते हैं, किससे लिखते हैं, O2 से लिखते हैं, O डबल बॉन्ड O से। दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब नाइट्रोजन में क्या होगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो आपको यहाँ पर तीन पेयर दिखाई देंगे। तीन पेयर दिखाई देंगे तो हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, तीन पेयर दिखाई देंगे तो क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। ओके, एनीवेज ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है कोवैलेंट कंपाउंड्स, हमें तो आयनिक कंपाउंड्स को पढ़ना है, आयंस को स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। ये हम इसलिए पढ़ रहे थे ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। तो मॉलिक्यूल्स बनने के दो तरीके, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करो या इलेक्ट्रॉन को लॉस करो, तो उससे क्या होगा, आयंस क्रिएट हो जाएंगे। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बन जाएगा कंपाउंड, बन जाएगा मॉलिक्यूल। इसी तरह से दूसरा तरीका यह है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तब भी क्या क्रिएट होंगे, तब भी मॉलिक्यूल्स क्रिएट होंगे। तो इस तरह से जो भी आपको एटम्स है वो आपको कौन सी स्टेट में मिलेंगे, वो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, और उसी कंबाइंड स्टेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, और उसी कंबाइंड स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि एटम्स फ्री स्टेट में मिलते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे, और कुछ एटम्स या एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और मॉलिक्यूल्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, क्या डेफिनेशन बताई थी, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और एटम्स विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। कंबाइंड टुगेदर नहीं बोलना, क्या बोलना है, केमिकली कंबाइंड टुगेदर। उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, एक केमिकल बॉन्ड होगा, या तो वो आयनिक बॉन्ड होगा या वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन बॉन्ड जरूर होगा, अट्रैक्शन फोर्स जरूर जरूर होगा। तो इससे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द एटम्स टू क्रिएट ए मॉलिक्यूल। दो एटम्स के बीच में या तीन एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिससे क्या क्रिएट होगा, जिससे एक मॉलिक्यूल क्रिएट होगा, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। और यू कैन से दैट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बोलना जरूरी नहीं है, अकेला बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमने अभी तक स्टडी किया। इसके बाद हम लोग आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं तो हमें उसका फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए। जैसे कि मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, H2O, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी मैंने आपको H2 के बारे में बताया, O2 के बारे में बताया, N2 के बारे में बताया, और सोडियम क्लोराइड आपको पता है NaCl होता है। तो ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को लिख रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को लिख रहे हैं। So now we will study about the molecular formulas. देखिए molecular formulas क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिससे हमें यह पता लगेगा कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। फॉर्मूले या फॉर्मूलाज दोनों बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। द सिंबॉलिक representation of the symbolic representation of a molecule of a substance of a molecule of a substance which represents the actual number of various elements, which represents the actual number of various elements
present in it. This is called molecular formula. देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का, विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। देखिए फॉर्मूला से हमें ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उस फॉर्मूला के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं और कौन कौन से एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स भी पता लगेगा और उसके साथ आपको ये पता लगेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कौन कौन से हैं। जैसे कि हम लोग ये CO2 लिख देते हैं, एक तो मैं आपको ये बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे भी हमें समझ आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई, डाई का मतलब होता है 2 और ऑक्साइड का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन है, तो कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इसीलिए तो हम इसको CO2 लिखते हैं। तो पहले इन फॉर्मूलाज को बनाया गया, फॉर्मूलाज को बनाने के बाद इनकी नेमिंग की गई है। तो पहले क्या होता है, पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूलाज को बनाते हैं, फॉर्मूलाज को बनाने के बाद उनकी नेमिंग करते हैं। तो पहले क्या बनेंगे, तो पहले फॉर्मूलाज बनेंगे CO2, अब आप इसको नाम दोगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से NaCl, सोडियम और ये क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, H2SO4, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट आप इसको बोल सकते हैं, या इसका कॉमन नेम, देखो केमिकल नेम तो हाइड्रोजन सल्फेट होगा और कॉमन नेम होगा सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो अब देखिए इस फॉर्मूला को देख करके ये नहीं पता लग रहा कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, तो आंसर है हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे इसके अंदर, सल्फर का 1 एटम होगा और ऑक्सीजन के 4 एटम्स होंगे। तो इस तरह से यहां पर हमें क्या पता लग रहा है, नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कितने एलिमेंट्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो भी हम यहां से पता लगा सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, CO2, NaCl, H2SO4, और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल्स क्या लिखेंगे, H2O2, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड लिख सकते हो, CO लिख सकते हैं हम लोग, HNO3 लिख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं जिसको, HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ये इसका केमिकल नेम है, कॉमन नेम है नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा कॉपर सल्फेट हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में क्रिस्टलाइजेशन में हमने पढ़ा था, कॉपर सल्फेट CuSO4, जिंक सल्फेट भी लिख सकते हैं, ZnSO4। सो दीज ऑल आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो इन सबको क्या बोला जाता है, इन सबको मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। ओके, अब इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे किस मॉलिक्यूल के अंदर, उसी को क्या बोल देंगे, उसको उसकी एटॉमिसिटी बोल देंगे। ओके, ये बेसिकली हम लोग स्टडी करने वाले हैं एलिमेंट्स के लिए। एटॉमिसिटी जो स्टडी कर रहे हैं अभी, जो मैं आपको एटॉमिसिटी बताने वाला हूँ, वो किसके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ एलिमेंट्स के लिए बता रहा हूँ, कि जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जैसे कि ये वाला H2, H2 हम इसको एलिमेंट बोलेंगे क्योंकि इसमें दोनों ही एटम्स हाइड्रोजन के हैं। और अगर मैं हाइड्रोजन गैस लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, उसमें मैंने 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली, तो वो जो 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस उसमें थी, तो मैं उसको एलिमेंट बोल सकता हूँ, मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, एलिमेंट बोल सकता हूँ। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास ये आयरन का एक छोटा सा ब्लॉक है, ये आयरन का जो मेरे पास ब्लॉक है, इसमें सारे पार्टिकल्स आयरन के, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको एलिमेंट बोलूंगा। तो अगर किसी मटेरियल के अंदर, किसी आपको सब्सटेंस के अंदर सारे एटम्स एक ही तरह के दिख रहे हैं, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, तब हम उसको एलिमेंट बोल देते हैं। और एलिमेंट उसको बोला जाता है जिसको हम लोग फिजिकली, मतलब कि टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मैं बोलूं H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल का मतलब है कि आप उसको देख ही नहीं पाएंगे, ये इतना छोटा मॉलिक्यूल है कि नेक्ड आई से आप इसको क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो अगर हमारे आसपास हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी तो हमें वो दिखाई नहीं देगी, तब हम बोलेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तब हम बोलेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर वो मटेरियल बहुत सारा इकट्ठा कर दिया जाए, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे कर दिए जाए, तो वो आपको एक मैटर की फॉर्म में दिखाई देंगे, तब हम उसको एलिमेंट बोलते हैं। अब मेरे पास एक छोटा सा पार्टिकल है आयरन का, एक एटम है आयरन का, अब आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको एटम ही बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, एटम ही बोलेंगे। आप उसको मैटर नहीं बोल सकते, आप उसको एलिमेंट नहीं बोल सकते। एलिमेंट कब बोलेंगे, जब वो हमें दिखाई देगा,
जब बहुत सारे आयरन के पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे और वो आपको मैटर की फॉर्म में दिखाई देंगे, मटेरियल की फॉर्म में दिखाई देंगे, फिजिकली हम उसको टच कर सकते हैं, उसके कलर को देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, तब हम उसको एलिमेंट बोल देंगे। अदरवाइज हम उसको एटम ही बोलेंगे, आयरन एटम बोलेंगे अगर अकेला है तो। ओके, तो इसी के बेसिस पर हम लोग एटॉमिसिटी को स्टडी करते हैं। और एटॉमिसिटी मैं किसके लिए बता रहा हूँ? एलिमेंट्स के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर इसके एग्जांपल्स बताता हूँ। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। किसका मॉलिक्यूल? एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का, ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब एग्जांपल सुनिए। तो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज हीलियम। अभी मैंने आपको बताया था ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अकेला एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जो है हम इसको क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब वन और एटॉमिक का मतलब एक एटम। तो ये जो एलिमेंट हम बात कर रहे हैं इसकी, इसके मॉलिक्यूल की, तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा? मोनो एटॉमिक, मतलब सिर्फ एक ही एटम होगा। इसी तरह से हम लोग एक और गैस को स्टडी करते हैं, दैट इज आर्गन। इट इज ऑल्सो मोनो एटॉमिक। नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, डायटोमिक गैसेस का। तो डायटोमिक गैसेस में कौन कौन आएगा? तो आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद में आएगी नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन के बाद में हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीजन को। तो ये तीनों गैसेस कैसी हैं? अभी मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर्स बताई थी। तीनों गैसेस डायटोमिक गैसेस। ये तीनों एलिमेंट्स कैसे हैं? डायटोमिक। इनके जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उसमें कितने एटम्स मिलेंगे आपको? उसमें आपको दो एटम्स मिलेंगे, H2N2O2। अभी लिखा था हमने इसको। इसके बाद में हम लोग ट्राइएटॉमिक गैसेस की बात करते हैं। ट्राइएटॉमिक, या हम लोग ये बोल सकते हैं पॉलीएटॉमिक। मतलब दो से ज्यादा अगर एटम्स होंगे तब हम उसके लिए ट्राइएटॉमिक या टेट्राएटॉमिक बोल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ नेमिंग बता रहा हूँ। जैसे अगर एक एटम है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मोनो। अगर आपको दो दिखाई देंगे तो उसके लिए लिखते हैं डाई। तीन दिखेंगे तो उसके लिए लिखेंगे ट्राई। चार होंगे तो लिखेंगे टेट्रा। अगर पांच होंगे तो इसके लिए लिखा जाएगा पेंटा। सिक्स हेक्सा, सेवन हेप्टा, एट ऑक्टा। बस इतने बहुत हैं, इससे ज्यादा अभी हम स्टडी नहीं करेंगे नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। वन इज मोनो इज यूज फॉर वन एटम। टू, इसके लिए डाई लिखेंगे। तीन होंगे तो ट्राई, चार होंगे तो टेट्रा, पांच होंगे तो पेंटा, सिक्स हेक्सा, सेवन हेप्टा एंड एट एटम्स अगर कंबाइन होंगे एक साथ तो उसको बोला जाएगा ऑक्टा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन कैसी होगी? वो भी डाई एटॉमिक होगी। क्लोरीन जो है वो भी कैसी होगी? डाई एटॉमिक होगी। तो उसको लिखने की जरूरत, यहां पर लिख देते हैं। चलो, बोल ही दिए तो लिख भी देते हैं। क्लोरीन, इट इज डाई एटॉमिक। क्लोरीन एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। किस फॉर्म में मिलेगा ये आपको? Cl2, Cl2, Cl सिंगल बॉन्ड Cl।
एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। Cl सिंगल बॉन्ड Cl, डाई एटॉमिक है ये। ओजोन, ओजोन ऐसा एग्जांपल है जो ट्राई एटॉमिक होगी। ओजोन को लिखा जाता है O3 से, O3 से। इसकी स्ट्रक्चर ऐसा होती है, ये स्ट्रक्चर होती है। सो इट इज ट्राई एटॉमिक। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं टेट्रा एटॉमिक की। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको टेट्रा एटॉमिक मिलेंगे, जैसे कि फॉस्फोरस, इट इज टेट्रा एटॉमिक। इसकी स्ट्रक्चर को देख लीजिए क्या होगी। इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। उससे ये जो फॉस्फोरस है अकेला p की स्टेट में नहीं मिलेगा, p4 की स्टेट में मिलेगा। जो फॉस्फोरस है अगर ये टेट्रा एटॉमिक है तो इसको कैसा लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा p4। ओजोन को लिखा जाता है O3, क्लोरीन को लिखा जाता है Cl2। अब ये p4 कैसे होगा, देखिए, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस, और एक फॉस्फोरस होगा यहां पर। ये स्ट्रक्चर होती है p4 की। इसमें आप किसी भी फॉस्फोरस को देख लीजिए, वो 3 फॉस्फोरस से जुड़ा होगा। ये देख लीजिए, सबसे पहले इस वाले को देखिए, दिस वन। ये फॉस्फोरस कितने फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, दिस इज फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इन 3 के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको देख लो बीच वाले फॉस्फोरस को, तो ये होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये भी 3 के साथ जुड़ा हुआ है। और ये वाला, ये भी 3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। और जो फॉस्फोरस मिलेगा वो कौन सी स्टेट में मिलेगा, टेट्रा एटॉमिक, p4 की स्टेट में मिलेगा, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। एक इसके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, दूसरी इसके साथ, तीसरी इसके साथ। किसी भी एटम को देख लीजिए, सब एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं विद द एडजेसेंट फॉस्फोरस एटम। सो इट इज फाउंड इन द p4 स्टेट। ये p4 स्टेट में मिलेगा। इसको फॉस्फोरस बोलते हैं। ये व्हाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है ये, व्हाइट कलर का। हम इसको यूज करते हैं क्या बनाने में, मैच स्टिक, माचिस बनाने में। जो मैच स्टिक होती है उसके टिप पर फॉस्फोरस लगा होता है, तो हम जैसे ही क्या करते हैं, फ्रिक्शन से उसको गर्म करते हैं, तो इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि इसमें इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और ये बर्न होना शुरू हो जाता है। सो इट इज ए रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये कैसा एलिमेंट है, ये रिएक्टिव एलिमेंट है फॉस्फोरस। इसके बाद में आएगा सल्फर। 9th हम लोग देखते हैं सल्फर एलिमेंट। सल्फर एलिमेंट ऑक्टा एटॉमिक। अच्छा, ये जो ट्राई टेट्रा ऑक्टा है, हम इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसको पॉली एटॉमिक भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, पॉली एटॉमिक। पॉली मतलब मैनी, मैनी एटम्स। तो मैनी एटम्स लिख करके भी हम इसको, अगर आपको याद ना आए कि ये ऑक्टा एटॉमिक है, टेट्रा एटॉमिक है, तो हम सिंपली क्या वर्ड यूज कर देंगे, पॉली एटॉमिक। भैया अपने आप पहचानो, 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, कितने हैं, हमने तो पॉली एटॉमिक लिख दिया। ये आपको कौन सी स्टेट में मिलेगा, ये आपको S8 की फॉर्म में मिलेगा। S8, जिसमें कितने सल्फर होंगे, 8 सल्फर होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहां पर नहीं बनेगी स्ट्रक्चर। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, S8 ऑक्टा एटॉमिक। अब इसमें आपको दिख रहा है कि एक सल्फर एटम कितने सल्फर एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो आंसर है 2 सल्फर एटम के साथ। कितने एटम्स के साथ कंबाइन है, 2 सल्फर एटम्स के साथ कंबाइन है। तो यहां पर ये जो एक सल्फर है, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है और इससे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। इसी तरह से ये वाला जो सल्फर है, ये भी कितने एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे हो रही है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं। तो ये आपको कौन सी स्टेट में मिलेगा, ये आपको S8 की फॉर्म में मिलेगा सल्फर। येलो कलर का पाउडर होता है, वो यही मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो यही मॉलिक्यूल्स होते हैं।
इसके अलावा हम लोग अब मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स, जो मेटल्स है, अगर मैं आयरन के एटम की बात करूंगा तो वो मोनो एटॉमिक होगा। अकेला एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है, Fe लिख सकते हैं हम इसको, Fe। इसी तरह से सोडियम, सोडियम इज ऑल्सो मोनो एटॉमिक। इसको किससे लिखेंगे, इसको Na से लिखेंगे। ये अकेले एटम्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, Na की फॉर्म में भी एग्जिस्टेंस है इसका। एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, गोल्ड लिख सकते हैं, सिल्वर लिख सकते हैं, तो वो सारे मोनो एटॉमिक में आएंगे। जो मेटल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो आपको फ्री स्टेट में भी दिखाई देते हैं, आयरन, आयरन फ्री स्टेट में होता है ना, प्योर आयरन हम लोग बनाते हैं, तो प्योर आयरन जो होगा वो फ्री स्टेट में होगा, मतलब कि वो मोनो एटॉमिक होगा, सारे के सारे एटम्स आयरन के होंगे उस एलिमेंट के अंदर। तो ये अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है, सिंगल एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसको कंबाइन होने की जरूरत नहीं भी पड़ती है, नहीं भी हो सकता, फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगा आयरन। ओके, तो ये था एटॉमिसिटी के बारे में। अब इसके बाद हम लोग कल स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे, और डिफरेंसेस के साथ हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा आयंस के बारे में स्टडी करना। आयंस को स्टडी करके आयनिक बॉन्ड को पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड के बाद में आयनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, फिर आयनिक कंपाउंड्स के क्या स्टडी करेंगे, फिर आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं, उनको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।